कंसेप्ट 40 हेडिंग नोट कर लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। कंसेप्ट नंबर 40, कंसेप्ट नंबर 40 फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती हैं। वो फैक्टर्स देख रहे हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। बेटे पहला फैक्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कि बेटे मैंने पिछले लेक्चर 3 में ये सारे डिस्कस किए थे। थ्योरी का जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, थ्योरी का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी मैं आज लेक्चर 7 में पहले थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी पहले आज लेक्चर 6 कंप्लीट होने दीजिए। मैंने कहा था जी कंसेप्ट 40 आप एक बार लिख लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स, जी तक लिखें। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, रिसोर्स डिस्कवरीज, पॉलिटिकल फैक्टर्स। बेटे एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से किस रेट पे एक्सचेंज होगी, इसके ऊपर बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने सीखे हुए हैं। तो बेटे वो मैं अभी फैक्टर्स आपको बताने जा रहा हूं। आपको मैंने ये बात लेक्चर 3 में बताई थी। जो अभी मैं कंसेप्ट 40 की बात करूं अगर, तो बेटे मुझे एक बात बताइए कि एक फैमिली या एक कंपनी सेक्रेटरी है रामलाल और दूसरा कंपनी सेक्रेटरी है श्यामलाल, दोनों कंपनी सेक्रेटरी है, लेकिन इन दोनों की पे स्केल में बड़ा डिफरेंस है। रामलाल का जो पे स्केल है श्यामलाल से बहुत ज्यादा है। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि एक बच्चे के, एक कंपनी सेक्रेटरी के पे स्केल की ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सोच के बताएं। रामलाल को 12 लाख रुपए पैकेज मिल रहा है बेटे, एक साल का, महीने का नहीं, पैकेज हमेशा ईयरली होते हैं। और इसको मिल रहा है 8 लाख का पैकेज श्यामलाल को पर एनम, जबकि दोनों कंपनी सेक्रेटरी हैं, दोनों दोस्त हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक को ज्यादा और दूसरे को कम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बेटे नॉलेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे मैंने कहा जी नॉलेज तो दोनों में ही सेम है, तो नॉलेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो किसी के पे स्केल को चेंज कर दे। उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि वो अपनी बातों को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, कंप्यूटर स्किल्स, उसके पास कंप्यूटर की स्किल्स कौन सी हैं, कंप्यूटर स्किल्स। बेटे उसका थिंकिंग नेचर, बेटे वो सोचता क्या है, वो पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी डिटर्मिनेशन कैसी है किसी चीज को पाने के लिए। बेटा इसका मतलब एक बच्चे की सक्सेस में उसके बड़े सारे फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। तो मुझे इतना बता दीजिए, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और एक इंडिया है, हमारे 60 रुपए, इनका $1 बराबर है। तो मैं आपसे पूछता हूं इनकी करेंसी इतनी महंगी क्यों है और हमारी करेंसी इतनी सस्ती क्यों है। बेटे अमेरिकन अगर इंडिया में आते हैं तो उनके लिए 5 स्टार होटल में रुकना उनके रेस्टोरेंट में रुकने के बराबर है। मतलब बेटे आप बताइए 5 स्टार में अगर रुकना हो तो 10,000 रुपए एक दिन के लगते हैं। इंडियंस को 10,000 रुपीज ही देने पड़ेंगे एक दिन के, 10,000 रुपीज ही देने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिकन अगर कोई इंडिया में आता है,
तो उसको कितने देने पड़ेंगे? अगर 60 रुपए का रेट हो तो बेटे $166 ही देने पड़ेंगे। ये देखिए, मतलब उनके 166 रुपए हमारे 10,000 के बराबर है। तो बेटे उनके लिए तो कितना सस्ता हो गया। 166 रुपए दो और किसी भी 5 स्टार में एक दिन के लिए रुको। तो बेटे आप नोट कर दें कि जितने भी फिरंगी हैं, जितने भी अमेरिकन हैं, इनके लिए 5 स्टार में रुकना बड़ा ही मामूली सी बात है। हम इंडियंस के लिए बड़ा महंगा है। मैं कहता हूं कि अगर $1,000 का रेट है अमेरिका के किसी 5 स्टार में रुकने के लिए, तो मुझे बताइए अगर कोई इंडियन यहां जाता है तो बेटे उसको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे एक दिन के 5 स्टार में रुकने के लिए। तो आप मुझे बताइए कितना हमारे लिए महंगा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया में ऐसी कौन सी बातें हैं, या यूरोप में और इंडिया में ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनकी करेंसी को तो महंगा करती जा रही है और हमारी करेंसी को सस्ता कर रही है? बेटे मैंने ये पहले भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप पहले थ्योरी में निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला आप क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें प्लीज। मैं निकाल के दिखा रहा हूं। ये बेटे पहला क्वेश्चन है, प्लीज निकालिए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स? ऐसे कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जो एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर कर देते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक कंपनी, एक कंट्री के करेंसी के एक्सचेंज रेट को चेंज कर देते हैं? तो बेटा मैंने पहला फैक्टर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए, एक बार देखिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा है नहीं? मैं निकाल देता हूं। बेटा पहला क्वेश्चन ही आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट? बेटे पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस कंट्री में लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, मैंने कहा जी उस कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहती है। मैं रिपीट करता हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कंट्री की करेंसी को वीक करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर इंडिया ऑयल परचेज करता है, गेहूं भी परचेज करता है, राइस भी बोरो कर रहा है, रबड़ भी परचेज कर रहा है, अपना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसकी इंडिया की इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो आप बताएं, जब मेरी इंपोर्ट ज्यादा होगी तो मुझे डॉलर ज्यादा चाहिए होगा, मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मुझे डॉलर पेमेंट करने हैं। तो बेटे ऑटोमेटिकली मैं रुपी और डॉलर के बीच में डॉलर की डिमांड क्रिएट करा रहा हूं। तो मेरे रुपी और गिरता जाएगा, और गिरता जाएगा, क्योंकि मैं अपने घर में उसको ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंपोर्ट कर रहा। तो बेटे एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। दूसरा फैक्टर आप ध्यान से देखें, दूसरा फैक्टर लिखा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बेटे एक कंट्री के अंदर कीड़ा है, कीड़ा। बेटे जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज डेवलपिंग हैं, जो कंट्रीज डेवलपिंग हैं, बेटे इन्फ्लेशन उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। क्यों बेटे? क्योंकि बेटे इन्फ्लेशन कब होती है, सोचिए और मेरे को बताइए आपके हिसाब से इन्फ्लेशन कब होती है बेटे? इन्फ्लेशन कब होती है बेटे? सोचिए, इन्फ्लेशन कब होती है मेरे बेटे? बेटे पहला फैक्टर मैंने बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा फैक्टर है बेटे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होती है?
डिमांड जब ज्यादा होती है सप्लाई से, इट मींस इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, if demand is more than supply, if demand is more than supply, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो बेटे इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, अब डिमांड ज्यादा क्यों होती है? डिमांड ज्यादा होने के बहुत सारे कारण है बेटे। एक तो कारण हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो हर किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है डिमांड ज्यादा होने का, एक कारण और भी हो सकता है बेटे। क्या क्या कारण हो सकता है कि बेटे सबके पास कंजम्पशन पावर बढ़ गई है, कंजम्पशन पावर बढ़ गई है। ये कैसे बढ़ती है बेटे? आपकी पर्सनल इनकम जब बढ़ जाती है, जब आपकी पर्सनल इनकम बढ़ जाती है, आप सोचिए जब आपकी पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो आप आलतू फालतू के खर्चे भी करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, रेस्टोरेंट में ज्यादा जाएंगे, डोमिनोज पिज्जा का पिज्जा बार बार खाएंगे, होटल में रुकेंगे, राजधानी में जाएंगे, बाय एयर से जाएंगे, जैगुआर खरीदेंगे बेटे जब पर्सनल इनकम बढ़ेगी। अच्छा, पर्सनल इनकम क्यों बढ़ती है बेटे? उसके भी बहुत सारे कारण है। अगर एक कंपनी या एक कंट्री के अंदर एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है या लोग हार्ड वर्किंग है तो बेटे उसकी पर्सनल इनकम बढ़ेगी, पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी अगर सप्लाई से ज्यादा तो बेटे फिर इन्फ्लेशन होगी। और बेटे अगर इन्फ्लेशन होगी तो मैं आपको बताऊं, आज का जो 100 रुपया है, आज के 100 रुपए कुछ दिनों के बाद 110 रुपए के बराबर होंगे अगर इफ इन्फ्लेशन रेट इज 10%। अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो बेटे आज का 100 रुपया एक साल के बाद का 110 के बराबर होगा। बेटे आप मुझे एक चीज बताओ, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा है, मान के चलते हैं आपको, एक्चुअली में आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं ना, इकोनॉमिक टाइम्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इन्फ्लेशन और इंडिया की इन्फ्लेशन अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बेटे हमारे यहाँ 11% से लेकर 20% तक की इन्फ्लेशन चलती है। क्यों? क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग है। और बेटे यूएसए के अंदर आप देखें जरा, इन्फ्लेशन 2% की है, 1% की है, 2% की है, क्योंकि वहां डिमांड नहीं है इतनी बेटे, क्योंकि सबको सब कुछ मिल गया, सबको गाड़ी मिल गई, सबको बंगला मिल गया, सब सेट हो गए, तो बेटे फिर किस बात की जरूरत है? लेकिन इंडिया में बेटे अभी सबको सब कुछ नहीं मिला, तो यहां डिमांड ज्यादा है। अब बताइए जब यहां डिमांड ज्यादा है तो यहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। अच्छा, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो मेरी करेंसी की रियल वर्थ ऑफ आईएनआर डिक्रीज होगी। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है उस कंट्री की रियल वर्थ करेंसी की कम हो जाती है। इसका मतलब हायर द इन्फ्लेशन more will be the depreciation in the domestic currency। क्या बढ़िया बात बोल दी, more will be the depreciation in the Indian currency, in the domestic currency। तो बेटे यही बात मैंने वहां पे बताई है, एक बार आप देखें, इन्फ्लेशन, if inflation in the country is more than foreign country, purchasing power of domestic currency will reduce, real worth will reduce as compared to foreign currency, which means one has to pay more units of domestic currency to purchase same basket of goods। तो बेटे इन्फ्लेशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के चेंज करने के लिए, उसकी करेंसी का रेट डिटरमाइन करने के लिए। तो बेटे मैंने इन्फ्लेशन बता दिया। थर्ड फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। बेटे आपको पता है, आपको मालूम है कि एक कंट्री में जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो हमारे यहाँ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आरबीआई का जो गवर्नर है रघुराजन रघुराजन बेटे गवर्नर क्या करता है बेटे, आप बताइए, आप बताएं, सोच के बताएं कि एक कंट्री में जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रघुराजन को क्या करना पड़ेगा। बेटे रघुराजन क्या करेगा, ये कोई भी गवर्नर क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और उसमें इंटरेस्ट रेट गिवन होते हैं कि इतना इंटरेस्ट रेट इस बार का मान रहे हैं, मतलब रेपो रेट। रेपो रेट, एक बच्चा सिर को जलाने लगा, रेपो रेट क्या होते हैं बेटे, वो रेट जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को पैसा उधार में देती है, अगर मैं वो रेट चेंज कर दूं, उधार में जिस रेट में मैं देता हूं वो रेट चेंज कर दूं, या रिवर्स रेपो, मतलब मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दूं, मतलब बैंक किस रेट में उधार में आरबीआई को देता है, तो अगर आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो सोचिए फिर क्या होगा। इसका मतलब एक बैंक आरबीआई को ज्यादा रेट पे बोरो एडवांस दे सकता है, इसका मतलब बैंक अपने कस्टमर को भी ज्यादा दे सकता है क्योंकि उसको ज्यादा मिल रहा है। आप सोचिए कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूं, इफ इंटरेस्ट रेट इज बीइंग इंक्रीज्ड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप होम थिएटर लेने जा रहे थे, अचानक आपको खबर मिली कि बैंक एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपको खबर मिली कि बैंक एफडी, बैंक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आप बताइए आप होम थिएटर खरीदेंगे या उस डिसीजन को कुछ दिनों के लिए लिंगर ऑन कर देंगे। बेटा सोच के बताना है, आप 50,000 का 1 लाख का होम थिएटर खरीदने जा रहे थे, अचानक बैंक की एफडी का रेट 10 से 15% हो गया पर एनम, तो आपको पता क्या लगेगा कि 1 लाख रुपए अगर मैं अभी जमा कर देता हूं किसी बैंक में तो 1 लाख के 1,15,000 मिलेंगे, होम थिएटर बाद में ले लूंगा। तो बेटे वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर देगा, और जब वो 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर देगा तो बेटे उस व्यक्ति के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिमांड एक होम थिएटर की कम हो जाएगी, ऐसे इतने सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कुछ हद तक हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। वैसे इंटरेस्ट रेट छोटे भैया है, छोटे भैया, हाँ छोटा भाई, हाँ इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा भाई है। मैंने कहा जी इन्फ्लेशन रेट इज बड़े भैया, इन्फ्लेशन रेट इज बड़े भैया एंड इंटरेस्ट रेट इज छोटे भैया। इसका मतलब अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसकी भी रियल वर्थ धीरे धीरे कम हो जाती है। बेटे आराम से, बेटे एक बच्चे को तो नींद आ रही है, वो कह रहा है पता नहीं क्या करा रहे हैं मास्टर। बेटे मैं इस समय आपको कंसेप्ट नंबर 40 करा रहा हूं। बेटे कंसेप्ट नंबर 40 में हमने क्या लिखा है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करते हैं। तो हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया है, बोलो पहला कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा कौन सा इन्फ्लेशन, तीसरा कौन सा इंटरेस्ट रेट। बेटे पहला कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा कौन सा इन्फ्लेशन रेट, तीसरा कौन सा इंटरेस्ट रेट। बेटे चौथा फैक्टर देखिए नेशनल इनकम। आप बताइए जी किसी कंट्री की नेशनल इनकम
कैसे डिटरमाइन होती है? आपने नाम सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने नाम सुने होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बताइए जी, किसी कंट्री की इकोनॉमी कब ग्रो करती है और कौन से फैक्टर्स को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं? मुझे एक चीज बताइए, एक देश है, ये देश नंबर 1 है और ये देश नंबर 2 है। इस देश के लोग, सिटीजन्स, बड़े हार्ड वर्किंग हैं, सारे सिटीजन हार्ड वर्किंग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, स्पेकुलेशन गेम्स कम खेलते हैं, लॉटरीज नहीं खेलते, रेस हॉर्सेस में कम ही जाते हैं, फालतू की बातें कम करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। इस देश के लोगों को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं बेटे। एक प्राइमरी सेक्टर, बेटे एक प्राइमरी सेक्टर, बेटे दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और बेटे तीसरा टर्जरी सेक्टर। बेटे एक देश की इनकम इन तीनों सेक्टर्स की इनकम को जोड़ने के बाद आती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। आप बताइए, अगर किसी देश में ये तीनों इनकम, नेशनल इनकम ज्यादा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी मेरे बेटे। जब हम अपने घर में खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही पैदावार कर रहे हैं, खुद ही ग्रोथ कर रहे हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान को देखिए बेटे, मेरे को लगता है पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आजाद हुए थे। पाकिस्तान आज हमारे से हर लिहाजे में पीछे है। क्यों? क्योंकि बेटे वो ज्यादा ध्यान नेशनल इनकम में दे ही नहीं रहे, टेररिज्म ज्यादा है। नेशनल इनकम क्या होती है? किसान भी काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, इन सभी से मेरी इनकम बढ़ती है, तो बेटे मेरी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बेटे एक कंट्री की नेशनल इनकम भी उस कंट्री के करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक कर देती है। बेटे नेक्स्ट, मनी सप्लाई, बेटे रिसोर्स डिस्कवरीज। आपको याद है, आज से कुछ महीने पहले एक बाबा ने कहा था कि जमीन के नीचे सोना है और कांग्रेस की सरकार ने उसको खुदवाई भी शुरू कर दी थी। सोचिए, अगर 1000 किलो सोना मिल जाता हमें, अगले दिन क्या होता? वैसे सोना मिला नहीं था, लेकिन मान लेते हैं 1000 किलो सोना मिल जाता, तो बेटे अगले दिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाता, इन इंडिया 1000 kg ऑफ गोल्ड हैज बीन फाउंड। बेटे हमारे इंडिया के लिए नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्स डिस्कवरी से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती। बेटे स्ट्रांग हो जाती हमारी करेंसी। आप बताएं, अगर कल पता चल जाए कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को कावेरी रिवर के नीचे गैस के भंडार मिल गए, ह्यूज गैस सरप्लस इज देयर, तो बेटे मेरी इंडिया की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब जिस देश में या जिस कंपनी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ज्यादा है, कैपिटल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो बेटे उस कंपनी की मार्केट प्राइस ज्यादा होगी ना, एमपीएस ज्यादा होगी ना। तो बेटे यही तो बात कह रहा हूं, वो मैं कंपनी के लिए कर रहा था, ये कंट्री के लिए कर रहा हूं। तो बेटे एक कंट्री में अगर ये फैक्टर्स होंगे तो उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग बनेगी, और जब स्ट्रांग बनेगी तो बेटे एक्सचेंज रेट में फर्क आएगा। तो बेटे यही तो बात बता रहा हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के एक्सचेंज रेट को चेंज कर देते हैं। बेटे नेक्स्ट फैक्टर लिखा पॉलिटिकल फैक्टर्स। आप बताइए जी, पॉलिटिकल, इंडिया की पॉलिटिक्स देखें अगर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें, इंडिया की देखें और पाकिस्तान की देखें, बेटे पाकिस्तान में तो जो जो प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना, इतिहास गवाह है उसको मार दिया गया, मरवा दिया गया। बेटे आज भी देखें आप पाकिस्तान में तो पॉलिटिकली कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इंडिया को देखें,
इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर $1 का पाकिस्तानी रुपी का रेट देखें और $1 का इंडियन रुपी देखें तो बेटे इंडियन रुपी ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू पाकिस्तानी रुपी। तो इससे ये पता चलता है कि एक कंट्री की पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है बेटे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल, आप बताइए, हम कई बार कुछ देशों के लिए बड़े ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, सेंटिमेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। मान के चलें कि मेरे देश से पिछले 2-3-5 वर्षों में लगातार मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया ही बन रही, तो बेटे पूरे ब्रह्मांड में सब क्या सोचेंगे, इंडिया इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा ब्यूटी है। बेटे मेरा देश में क्रिकेट वाले जीत जाते हैं वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप से कुछ करेंसी का क्या लेना है, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाऊंगा। और जब इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाऊंगा तो बेटे जो करेंसी है ऑटोमेटिकली मेरी कंट्री की स्ट्रांग हो जाएगी। बेटे सारा खेल विचारों का है और कुछ भी नहीं है। तो अगर विचार किसी के लिए पॉजिटिव होंगे तो बेटे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप सुन रहे हैं ना बेटे, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि एक कंट्री के एक्सचेंज रेट की करेंसी का कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो बेटे इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन हम अभी कंसेप्ट नंबर 41 में कुछ अलग ही काम करने वाले हैं। मैं आपको ये कहने वाला हूं कि इन सभी फैक्टर्स में से कुछ लोगों का ये कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन है, जो किसी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर देता है। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि इन सभी फैक्टर्स में से इंटरेस्ट रेट ही एक ऐसा फैक्टर है जो किसी के एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर देता है। बाकी सब फैक्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस रिसोर्स डिस्कवरीज, नेचुरल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, सब बकवास है। वो कहते हैं ये प्रोमिनेंट फैक्टर्स दो ही हैं, एक इन्फ्लेशन और एक इंटरेस्ट रेट। तो बेटे उस पे दो विचारधाराएं बन गई। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, टू स्कूल्स ऑफ थॉट, दो विचारधाराएं बन चुकी हैं। पहली विचारधारा से हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी विचारधारा हम कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। बाकी सबके सब फैक्टर्स बकवास हैं, हम ये कह रहे हैं। बेटे थ्योरीज कह रही है, तो हमें अभी दो थ्योरीज करनी है। एक थ्योरी का नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, और दूसरी थ्योरी का नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। और एक इनकी मिक्सचर है जिसको हम बोलते हैं फिशर। आपको नहीं करनी, वो हम सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कराते हैं। आप खाली सुन लें कि फिशर भी एक थ्योरी होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी एक कंसेप्ट लिख लें और फिर हम आगे चलें। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लिया हो तो 41 कंसेप्ट लिखें, थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन लिख लें। फिशर भी, जबकि हम पहली दो करने वाले हैं, लिखिए। बेटे थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन हेडिंग है, कंसेप्ट नंबर 41 हम लिख रहे हैं। बीच के मैंने कुछ कंसेप्ट छोड़ दिए, आप घबराना मत, वो तो या तो मैंने समझा दिए और या आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ज्यादातर मैंने समझा दिए, उसमें लिखने के लायक कुछ नहीं था, इसलिए छुड़वा दिए। तो कंसेप्ट 41 लिखे, बस ज्यादा टेंशन मत ले। थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन, फॉलोइंग आर द थ्री थ्योरीज। पहली,
परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, दूसरी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, तीसरी इरविंग फिशर थ्योरी, इरविंग फिशर थ्योरी। पहली थ्योरी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, पी 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 टी, IRPT। और बेटे लास्ट है फिशर। वैसे फिशर का नाम ना आपने स्टैटिस्टिक्स में भी सुना होगा, क्योंकि फिशर ने हर जगह कंट्रीब्यूशन दिया। फिशर के इंडेक्स नंबर्स होते थे बेटे, फाउंडेशन में आपने पढ़ा है। आप नादान बन रहे हो जैसे आपको पता नहीं है, सब पता है आपको। बेटे फिशर की थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो कंसेप्ट 41 लिख लिया जी। चलिए, तो अभी हम कुछ और आगे चलने वाले हैं। तो बेटे मैं अभी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी कराने वाला हूं, जिसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अभी लेकिन हम लिखेंगे नहीं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने अभी अभी आपको पहला क्वेश्चन थ्योरी का कराया, कुछ क्वेश्चन थ्योरी के मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में कराऊंगा। आज का लेक्चर में मैं अब बस 2 मॉडल्स बताकर अपनी बात को वहीं पे रखूंगा। पहली बात ये कि एक कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है इन्फ्लेशन रेट। तो बेटे यहां पर एक थ्योरी पड़ी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि अगर $1 ₹60 के बराबर है, तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशन रेट कम है और यहां पर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। ये कहते हैं जी इतना डिफरेंस आने के पीछे एक ही कारण है, इन्फ्लेशन का। यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि इन्फ्लेशन में ऑटोमेटिकली सब चीजें खुद ही आ जाएंगी। इन्फ्लेशन मतलब वहां पे पॉलिटिकल मूवमेंट्स खराब है, वहां की जीडीपी कम है, वहां की नेशनल इनकम कम है, वहां की बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। तो बेटे इन सभी कारणों से इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसका मतलब वो सारे कारणों का एक ही कारण, इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो बेटे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उस कंट्री की करेंसी की एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं बेटे? मैंने कहा जी इन्फ्लेशन तो हम प्राइसेस से निकालते हैं। किसके प्राइसेस से? बेटे जो सामान हम पहले खरीदते थे ₹100 का, अब खरीद रहे हैं ₹120 का, तो कैसे निकालेंगे? दूध पहले आता था ₹40 लीटर, अब आता है जी ₹50 लीटर। तो बताइए दूध कितना महंगा हो गया? 50 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 10, बेटे 25% महंगा हो गया। इसका मतलब इन्फ्लेशन का कमोडिटी के प्राइसेस से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी छोटी सी बात एक सुन लें, फिर पीपीटी लिखें। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी कराने वाला हूं, तो आप कंसेप्ट नंबर 41 के बाद 42 लिखें। इसकी पीपीटी भी लिखेंगे अभी, इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखेंगे। कंसेप्ट 42 परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में बता रहा हूं बेटे, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में बताऊंगा बेटे, आराम से देख ले, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की बेटे? हद कर दी, जल्दी नहीं करनी। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई भी थ्योरी बनती है या मॉडल बनता है, तो उसमें कुछ बातों को मान लिया जाता है। मतलब वी ऑलवेज टेक सम अजम्पशंस, हम हमेशा कुछ अजम्पशंस को लेते हैं और उन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे हम काम करते हैं। आराम से बेटे, बेटे मैंने कहा इस दुनिया में मान के चलते हैं क्रिकेट की एक गेम है, ये क्रिकेट है बेटे, आपको पता है
क्रिकेट की एक गेम में बॉल का एक साइज होता है, बैट का एक साइज है, पिच 22 स्क्वायर यार्ड की है। बेटे चौका और छक्का एक लेवल पे जाता है। तो बेटे ये क्या है सब? ऐसा थोड़ी है पाकिस्तान में बड़े बड़े बैट होते होंगे, साउथ अफ्रीका में मोटी मोटी बॉलें होती होंगी ना बेटे। बॉल का साइज, बैट का साइज, पिच का साइज, चौका छक्का, हर चीज अज्यूम कर लिया। तो बेटे अगर मैं उन असम्पशंस को चेंज कर दूं तो फिर क्रिकेट का गेम नहीं होगी, है कुछ और ही होगी। ये मास्टर कह क्या रहा है? बेटे मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में हम कुछ भी नई चीज निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें पहले अज्यूम करना पड़ता है, हमें अजम्पशंस लेनी पड़ती है। जैसे टेबल टेनिस का आप गेम देखें तो टेबल का एक साइज है, बॉल का एक साइज है, रैकेट का भी एक साइज है। बेटे उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जब बनी तो उन्होंने क्या किया, कुछ अजम्पशंस ले ली। तो मैं यहां लिख रहा हूं जी कंसेप्ट 42 परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अभी मैं लिखवा रहा हूं कुछ, पहले वो लिखेंगे, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर वो लिखनी होगी तो फिर वो भी लिख देंगे कंसेप्ट नंबर 42 में, कोई बात नहीं। बेटा ये कंसेप्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं ही बता रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं जी फॉलोइंग, आप भी लिखे, फॉलोइंग आर द assumptions as per power PPPT. Following are the assumptions. Following are the assumptions. बेटे मैंने कहा the model should be closed model. Then only we can assume something. Then only we can prove something. तो पहला है, पहले assumption है foreign currency rates in between two countries, currencies, in between two countries, comma, currencies can be determined, can be determined. Foreign currency rates in between two countries, comma, currencies can be determined on the basis of commodity prices, commodity prices of the same commodity, of the same commodity, of the same commodity in two different countries. आराम से बेटे पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। ए, फॉरेन करेंसी रेट्स, foreign currency rates in between two countries, comma, currencies can be determined on the basis of commodity prices of the same commodity in two different countries. A assumption है बेटे, लिखो बेटे assumption number B, there is existence of law of वन प्राइस। बेटे इस दुनिया में लॉ ऑफ वन प्राइस एग्जिस्ट करता है, ये थ्योरी मानती है, अभी समझा दूंगा। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट of goods from one country to another country. आराम से बैठिए। There will be
नो रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक बच्चा कह रहा पता नहीं क्या लिखवा रहे, अभी समझाऊंगा बेटे। डी पॉइंट सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन टू कंट्रीज। सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन टू कंट्रीज। एक ही तरह की क्वालिटी मिलती है दो कंट्रीज में। बेटे ई पॉइंट नो इंसिडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। बेटा हम कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के लिए, तो वहां तो सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है, इसलिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। एंड नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और बेटे टैक्स भी नहीं होगा। नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बेटे 5 पॉइंट्स बता दिए, आराम से लिख लें। 5 असम्पशंस हैं, एक दो और भी हो सकती है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है। अभी इनकी पे चर्चा करेंगे, इसकी बातों को सुनेंगे, फिर इसके फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये थ्योरी ठीक है या गलत है। अभी नहीं टिप्पणियां देनी, पहले लिख लें। बड़ी प्यारी थ्योरी है बेटे, बस 2 ही क्वेश्चन छोटे छोटे करने हैं, काम खत्म हो जाएगा बेटे। कोई मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल तो आपके मन का वहम है, मुश्किल है नहीं कुछ भी, जब किया इरादा पक्का। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो थ्योरी है ये कहती है कि भाई एक कंट्री 1 है, कंट्री X है, और ये कंट्री Y है। दिस इज कंट्री X एंड दिस इज कंट्री Y, 2 कंट्रीज हैं। यहां पर जो कमोडिटी मिलती है, जो सामान मिलता है, मान लेते हैं एक लैपटॉप यहां पर जिस रेट का मिलता है, दूसरा मैं मानता हूं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसा मान लेते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक कंट्री है यूएसए और ये कंट्री है इंडिया, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर जो लैपटॉप मिल रहा है एप्पल कंप्यूटर्स का मिल रहा है, और $1000 का मिल रहा है। और उसी तरह का लैपटॉप, वही कमोडिटी, सेम कमोडिटी, बिल्कुल वही, मतलब यहां पर भी एक लैपटॉप वही एप्पल कंप्यूटर्स का, बिल्कुल सेम मॉडल, इंडिया में 50,000 रुपए का मिल रहा है। आराम से बेटे, मैं नहीं कह रहा, ये थ्योरी कह रही है कि एक देश से दूसरे देश में सामान आराम से लेके जा भी सकते हैं और लेके आ भी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थ्योरी कहती है कि अगर हमें एक ही तरह की कमोडिटी के प्राइसेस 2 देशों में मिलके लिए मिल जाएं, जैसे यहाँ पर लैपटॉप है, लैपटॉप का प्राइस कंट्री X में कितना है अमेरिका में, और लैपटॉप का प्राइस इंडिया में कितना कंट्री Y में, तो उन 2 रेट से, उन 2 कमोडिटी के प्राइसेस की मदद से हम उन दोनों कंट्रीज की करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ये थ्योरी कहती है, मैं नहीं कह रहा। और बेटे फिर ये थ्योरी कहती है कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई खर्चा भी ना हो, टैक्स भी ना हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स सेम हो, तो हम 2 कंट्रीज के बीच का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ये थ्योरी कह रही है बेटे। जैसे यहां पर लिखा है 50,000 इज इक्वल टू $1,000, तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो लिखिए जी केस स्टडी, इसी को लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं बेटे। सपोज
वन लैपटॉप, सपोज वन लैपटॉप ब्रैकेट में एप्पल कंप्यूटर्स, वन लैपटॉप ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स इन यूएसए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में यूएसए में कॉस्ट $1,000 and the same laptop एप्पल वाले in India cost ₹50,000, then we can calculate spot exchange rate. Then we can calculate spot exchange rate in between dollar and rupees. तो हम स्पॉट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं किस किस के बीच में, डॉलर और रुपए के बीच में। तो यहां लिखिए स्पॉट रेट एज पर पीपीपीटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लैपटॉप इन इंडिया अपॉन प्राइस of laptop in US is equal to 50,000 upon 1,000। बेटे ये आ गया स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। आराम से नोट कीजिए। स्पॉट रेट आज का हो गया जी $1.50 के बराबर। तो फिर आगे लिखें सपोज आफ्टर 1 ईयर, सपोज आफ्टर 1 ईयर इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया is 10% per annum and inflation rate in USA is 2% per annum। तो बेटा इन्फ्लेशन रेट हमेशा 1 साल का होता है। देन आफ्टर 1 year the same laptop will cost ₹55,000, that is 50,000 plus 10% of 50,000 in India। 1 साल के बाद वही लैपटॉप 55,000 रुपए का होगा इंडिया में। and the same laptop in USA will be of $1,020, that is $1,000 plus 2% of $1,000। लो बेटे $1,020 ये लीजिए। बेटे इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं लिख रहा हूं जी फॉलोइंग इज द टाइमलाइन ऑफ पीपीपीटी। मैं एक समय की रेखा बना रहा हूं पीपीपीटी की। बेटे फेस टू फेस की क्लासेस देख लीजिए, इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा जो मैं यूट्यूब की क्लासेस में बता रहा हूँ, वीडियो क्लासेस में बता रहा हूँ। तो मैं आपके सामने समय की रेखा बना रहा हूँ। ये स्पॉट रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 50,000 रुपए, $1,000। $1 50 रुपए के बराबर है।
इसको हमने कहा था लेट इट बी स्पॉट रेट। तो इसके बाद रुपी में 10% की इन्फ्लेशन हुई, डॉलर में 2% की हुई, तो यहां पर रेट कितना आ गया बेटे, 55,000 अपॉन 1,020 डॉलर। चेक करना जी, इसको कह दिया हमने फॉरवर्ड रेट, क्योंकि ये 1 साल के बाद का है। बेटे ये आ गया जी $1 53.92 रुपीज। ये चेक कर लीजिए। इसका मतलब दो कंट्रीज के कमोडिटीज के प्राइसेस अगर आपको अलग अलग इंटरवल के दिए हो या किसी भी पॉइंट के दिए हो, तो उनकी मदद से आप दो कंट्रीज की करेंसीज का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज पर पीपीपीटी। एक बच्चा कहता खत्म हो गई, नहीं, 1 मिनट की बात रह गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। आपने लिखा था स्पॉट रेट इज इक्वल टू 50,000 रुपए $1,000 लिखा था। फिर आपने लिखा था फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 55,000 रुपए अपॉन $1,020। मैं इसको ऐसे कर रहा हूं बेटे, 50,000 को कॉमन ले लिया, या 50,000 प्लस, बेटे ऐसे तो किया था 10% ऑफ 50,000। फिर इसके नीचे कैसे किया था, $1,000 प्लस 2% ऑफ $1,000, ऐसे ही किया था ना। तो बेटे ऐसे आ गया, देखो 50,000 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.10 अपॉन 1,000 नीचे कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.02, 1 प्लस 0.02। बेटे ये फॉरवर्ड रेट है। अब बताओ स्पॉट रेट ये है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो बेटे हर जगह तो डॉलर रुपए नहीं आएगा, तो रुपी क्या था यहाँ पर, कोट था, तो मैंने कहा इन्फ्लेशन रेट इन कोट, इन्फ्लेशन रेट इन कोट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन बेस करेंसी। तो बेटे फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन कोट करेंसी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन बेस करेंसी। बेटे आपके सामने फॉर्मूला आ गया है एज पर पीपीपीटी। मैंने बेटे लॉजिक से समझाया है, रट्टाफिकेशन नहीं है भूपेश आनंद की क्लास में बेटे, लॉजिक समझा आपने। तो मैं लिख रहा हूं जी एज पर पीपीपीटी फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इक्वेशन, फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इक्वेशन इन बिटवीन, किस किस के बीच में बेटे, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोट एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। तो रिलेशनशिप लिख लीजिए, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस। लो बेटे, ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला बना दिया। बेटे अब ये जो फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ये 4 चीजों की रिलेशनशिप है, इसमें एक भी चीज मिस होगी तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं एक क्वेश्चन छोटा सा जरूर करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कि हमने इसमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलेंगे। एक बच्चे के मन में ये आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 32 निकाल ले, 3 to 32। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन लिखनी होगी तो लिख लेना, मैंने बनाई हुई है पीपीटी, पेज नंबर 389।
389. क्वेश्चन नंबर 32, 32, द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट। तो कहते हैं जी प्रेजेंट मतलब आज का स्पॉट रेट इस $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज 10 पैसा एंड 1 ईयर 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इज $1 इज इक्वल टू 41.80 रुपीज। ठीक है जी। इन्फ्लेशन रेट इन रुपी इज 8%। डॉलर का नहीं दिया, वो कह रहा है उसको निकालना है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको कि आप परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसी भी 4 चीजों को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। पहले आप आराम से वर्किंग नोट बनाइए, दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, फिर करेंगे, आराम से देखिए। तो बेटे स्पॉट रेट गिवन है, फॉरवर्ड रेट गिवन है, इन्फ्लेशन रेट 8% है, डॉलर का नहीं दिया। अब एक चीज बताइए, अगर आपको इन्फ्लेशन रेट पता हो तो बेटे इन्फ्लेशन रेट तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी से ही निकाला जाता है। तो मैं आपके सामने मेन आंसर में लिख रहा हूं, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट इज गिवन। तो ये नोट में लिख लेते हैं घर के लिए बेटे, इट मे बी नोटेड दैट, लिख लो बेटे, इट मे बी नोटेड दैट inflation rate is always on per annum basis। मैंने कहा जी ये मान लो कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा साल का होता है, इवन इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड का मेंशन नहीं भी है तब भी हम उसको साल का ही मानते हैं। तो नोट नंबर 1 के बाद मैं लिख रहा हूं जी नोट नंबर 2। इन केस, ये बेटे घर के लिए दोनों नोट्स, इन केस इन्फ्लेशन रेट is specified, in case inflation rate is specified in the question। अगर बेटे इन्फ्लेशन रेट दिया हो क्वेश्चन में, then it implies purchasing power parity theory is applicable। बेटे क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको खुद सोचना है कि उस केस में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी लगेगी। अब आ रहा है जी मेन आंसर, एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला और इक्वेशन in between, following is the relationship equation in between forward rate, spot rate and inflation rates तो बेटे मैंने आपके सामने लिख भी दिया, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस inflation rate in code currency upon 1 plus inflation rate in base currency। ये रहा बेटा, putting the figures put करने के बाद we get, हमें पता चला
41.80 is equal to 40.10 into 1 plus 0.08 अपन 1 प्लस एक्स देख लीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पता चला क्या, देखते हैं। 41.80 is equal to 40.10, 1 plus x। तो बेटा ये आ गया 41.80 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 43.308 और 41.80 प्लस 41.80 एक्स इज इक्वल टू 43.30 और 41.80 एक्स इज इक्वल टू 43.308 माइनस 41.8, ये आ गया बेटे 1.508 x इज इक्वल टू 1.508 अपॉन 41.80, बेटे ये आ गया 0.0367%। ये आ गया बेटे 3.6, मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पे ठीक नहीं किया, 3.607%। आराम से देख लीजिए, खुद सॉल्व कर लीजिए, आपके कैलकुलेटर को खुद पता चल जाएगा। ये देखिए तो बेटे 3.607%, मैंने कहा इन्फ्लेशन इन यूएसए डॉलर इज 3.607%। ठीक है जी, तो आपको अब ये समझ आ गया कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। ठीक है सर, 32 मैंने कर दिया। एक नोट छोटा सा लिखना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसका नाम है इंपॉर्टेंट नोट। एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, as per IRPT, as per interest rate parity theory IRPT, it is the interest rate which is prominent factor, which is prominent factor, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ टू countries currencies, two countries currencies. It is the interest rate which is most important as per IRPT. Hence following is बेटे आराम से 5 मिनट की बात रह गई है, लेक्चर 6 खत्म होने वाला। Hence following is the relationship formula. Following is the relationship formula as per IRPT.
इन बिटवीन, रिलेशनशिप किस किस के बीच में बेटे, इन बिटवीन फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो लिखेंगे फॉर्मूला, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट, बिल्कुल पीपीपीटी जैसे ही है, बस यहां पर इन्फ्लेशन रेट की जगह इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ पोर्ट करेंसी अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बेटे वही है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट लगा रहे थे, यहां पर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, और कुछ भी नहीं है बेटे, सब कुछ सेम है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसका भी कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, और फिर आज की क्लास कंप्लीट। तो बेटे बेटे आराम से, बेटे आराम से 34th क्वेश्चन में आ जाए। 34 पेज नंबर 390, पेज 390, क्वेश्चन नंबर 34 है। आइए बेटे, आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 34, ऑन 1 अप्रैल, बताइए 1 अप्रैल को, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान लेते हैं, 3 मंथ इंटरेस्ट रेट is 6.5% in USA and 4.5% in Germany। और बेटे पर एनम होते ही डॉलर स्पॉट रेट, तो 1 डच मार्क इज इक्वल टू $0.6560। आपको निकालना है जून का, 30 जून का फॉरवर्ड रेट, मतलब फॉरवर्ड रेट ही निकालना है, आराम से देख लीजिए। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। तो मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं, नोट लिखवाऊंगा, बल्कि नोट आपके घर के लिए है, पेपर में नहीं लिखना। एज इंटरेस्ट rates are being specified, as interest rates are being specified in the question, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, hence IRPT will be एप्लीकेबल, इसलिए IRPT एप्लीकेबल होगी। अब मैं आ रहा हूं बेटे मेन आंसर में। फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला एज पर IRPT। 1 plus interest rate upon 1 plus इंटरेस्ट रेट। बट बेटे ऊपर पोर्ट करेंसी का होता है, नीचे बेस का होता है, आराम से लिख लें, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। बेटे फॉर्मूला तो लिख लिया, एक बात बतानी है बस, नोट नंबर 2, ये भी घर के लिए है बेटे। इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज ऑन पर एनम बेसिस। इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज ऑन पर एनम बेसिस। बेटे इंटरेस्ट रेट्स हमेशा पर एनम बेसिस के होते हैं। इवन इफ, जैसे मैंने कहा था इन्फ्लेशन रेट भी पर एनम के होते हैं, इवन इफ
क्वेश्चन इज साइलेंट, बट फॉरवर्ड रेट्स but forward rates can be can be of less than year. Hence, before putting the figures, बड़ी प्यारी बात बोल रहा हूं बेटे, बिफोर पुटिंग द फिगर्स को पुट करने से पहले फॉर्मूले में, बिफोर पुटिंग द फिगर्स इन द फॉर्मूला always check the time period of forward rates and interest rates. In case they are same, then directly put the figures. फिर तो बेटे डायरेक्टली फिगर्स को पुट कर देंगे। अगर दोनों ही पर एनम के, इंटरेस्ट रेट तो होता ही पर एनम का, और अगर फॉरवर्ड रेट भी पर एनम का है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। बट इफ टाइम इंटरवल इज डिफरेंट, बट अगर टाइम इंटरवल डिफरेंट है, देन फर्स्टली कन्वर्ट इंटरेस्ट रेट एज पर फॉरवर्ड रेट टाइम पीरियड। बड़ी प्यारी गहरी बात बता दी है बेटे, जरूरत नहीं थी लिखने की, फिर भी बेटे मेरा प्यार था, मैंने लिखवा दिया। Then firstly convert interest rate as per time period, as per forward rate time period, and then put the figures, और उसके बाद फिगर्स को पुट करें। तो यहां पर मैं अब वर्किंग नोट 3 कह रहा हूं, इंटरेस्ट रेट is 6.5% per annum, but forward rate is for 3 months. बट फॉरवर्ड रेट बेटे 3 महीने का दिया, सो इंटरेस्ट रेट फॉर 3 months will be 6.5 into 3/12। आराम से देख लीजिए बेटे, 6.5 into 3/12 ये आ गया जी 1.625%। 1.625% बेटे, ये आराम से आ गया इंटरेस्ट रेट। इसी तरह से सिमिलरली Germany interest rate per annum is 4.5%. So interest rate for 3 months, so interest rate for 3 months, तो बेटे 4.5 into 3/12 ये आ गया जी 1.125%। 1.125%। अब आइए बेटे, अब पुट करते हैं, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 0.6560 into 1 plus 0.0
1625 बेटे परसेंटेज हटाएंगे तो 0.01125 आराम से बेटे, आराम से 0.6560 इंटू 1.01625 ये आ गया जी 0.66666 अपॉन 1.01125 बहुत ही बढ़िया आंसर आ चुका है। फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 1 डच मार्क इज इक्वल टू 0.6592 डॉलर्स। ये देखो बेटे कैलकुलेटर में आए तो बेटे आपको मेहनत करनी है। मैंने आपको आज की क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। मैंने आपको क्रॉस रेट बताया, मैंने आपको एक्सचेंज रेट दोबारा से बताया, मैंने आपको पीपीपीटी बताई, मैंने आपको आईआरपीटी बताई, मैंने आपको केस स्टडी समझाई, मैंने बेटे दिल खोल के दे दिया। और क्या करूं बेटे, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे काम हो जाएगा। तो आप सभी एक आध प्रेजेंटेशन जो लिखना चाह रहे हैं लिख दें, मैंने वैसे बनाई हुई है परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर, तो देख लीजिए अगर लिखना चाह रहे हैं तो। कंसेप्ट 42 वैसे लिख चुके हैं आप, मेरे हिसाब से तो लिख चुके हैं, देख लीजिए कंसेप्ट 42 है बेटे अगर लिखना चाहे तो। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लिखवा भी चुका हूं, फिर भी आपको देख लीजिए अगर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दी है, मैं थोड़ा आगे चलूंगा, आपको अगर लिखनी है तो आप वहां पे स्टिल करके लिख सकते हैं, लिखनी चाहिए। अगर आपको लिखना मन हो तो लिख ले, मैं आप उसको पॉज करके लिख लें, मैं तो आगे चल रहा हूँ ना बेटे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ वन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। As per this, money inflation rate prevailing in two countries affect the exchange rate between currencies of two countries. ठीक है जी। As per this theory, price of a commodity in two different markets is always same. Assumptions देख लीजिए, वही बताइए थी, देख लीजिए, स्टिल कर दीजिए, मैं तो आगे चल रहा हूँ। फिर वो एप्पल वाला, एप्पल कंप्यूटर का एग्जांपल बताया था, वो बेटे मैंने लिखवाई दिया, देख लो। आफ्टर 1 ईयर क्या रेट होगा, मैंने 4% इन्फ्लेशन ली है, केस स्टडी में 2% बताइए आपको मैंने, यहाँ 4% लेंगे, कोई बात नहीं। ये बेटे देखो आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है, देख लो अगर आपको लिखना है तो। बेटे जो बताया है वो बता भी दिया, लिख भी दिया, पीपीटी भी बना दी, आराम से आप देख लें, मैं रुका भी हुआ। बिल्कुल जो बताया था वही चीज है ये, वहां पे इन्फ्लेशन रेट 2% था, यहाँ 4% ले लिया। तो नीचे देख लीजिए, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस। Now with the help of VPPT relationship we can calculate the missing variable। मिसिंग वेरिएबल को निकाल सकते हैं, या वो फॉरवर्ड रेट हो सकता है मिसिंग, या वो स्पॉट रेट हो सकता है, या वो इन्फ्लेशन रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटे। फिर मैंने लिखा है इन्फ्लेशन रेट इज ऑलवेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ईयर, बट फॉरवर्ड रेट कैन बी लेस देन 1 ईयर। बेटे प्यार है, प्यार है मेरे बेटे। फिर लिखा है 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट एडजस्टेड फॉर टाइम पीरियड, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पर एनम का होता है,
फॉरवर्ड रेट के हिसाब से टाइम पीरियड को एडजस्ट करेंगे। चलो बेटे चलो, कंसेप्ट 43, कंसेप्ट 43 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुका हूं, खाली छोड़ दीजिए 43, 44 में आ जाइए। 44 बेटे ये भी लिखवा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। आईआरपीटी का इंपॉर्टेंट नोट लिखवा दिया था, इन्फ्लेशन रेट की जगह आईआर इंटरेस्ट रेट आएगा। क्वेश्चन भी करा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया। IRBT is based on the assumption that cost of borrowing money and rate of return on investments remain same across different countries. assumption है, assumption शायद मैंने बताना भूल गया था, लिख लीजिए। IRBT is based on the assumption that cost of borrowing money and rate of return on investment remain same across different countries. Hence, investors and borrowers will tend to transact in those currencies which provide them with higher return or low cost of borrowing. बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, वहां पर ही इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हायर रिटर्न होगा और बोरिंग लो होगी कॉस्ट। Formula of purchasing power parity theory is exactly same as interest rate parity theory with only difference of interest rates. Following is the relationship equation. आराम से लिख लें जी relationship equation. Forward rate is equal to spot rate into 1 plus interest rate of quote upon 1 plus interest rate of base. लिख लिया जी। बेटे ये भी करा दिया मैंने, एग्जाम्पल भी लिखवा दिया था और क्वेश्चन भी करा दिया। तो छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपको स्पॉट रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, तो IRPT से आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं 41.55 का। करूं करूं ये बेटे 45 लिख ले, खत्म है काम। आज की लेक्चर की कंप्लीशन 45 पे हो रही है बेटे, आज का लेक्चर 45 पे कंप्लीट हो रहा है मेरे बेटे। 4 5 45 4 5 45 और बेटे 46 करना नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आर्बिट्रेज शुरू कर देंगे। लेक्चर 7 45 लिखकर छोड़ दे, मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, मैं आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा और आप सभी को ज्ञान मिला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल जरूर करूंगा, आप भी करेंगे और आप होमवर्क जरूर करके आएंगे बेटे। बेटे होमवर्क जरूर करना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, होमवर्क जरूर करना चाहिए। होमवर्क में क्या करेंगे बेटे, आपको क्रॉस रेट के क्वेश्चंस बताएं, अगर थोड़ा सा प्यार हो तो बेटे PPPT और IRPT की भी 2-2 3-3 क्वेश्चंस और कर लेंगे। बेटे मैं तो यही कह सकता हूँ, प्यार से ही कह सकता हूँ। बेटा आप अपने माता पिता की नहीं मानते, मेरी कैसे मानोगे? लेकिन बेटे मैं प्यार से कहूंगा तो शायद मानोगे। तो बेटे बस क्रॉस रेट के क्वेश्चंस जो मैंने दिए और जो PPPT के दिए और IRPT के 1-1 2-2 कर लें। बी हैप्पी,
Be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful.